एपिसोड की शुरुआत करंट टाइम से होती है, नवंबर 3, 1987 में, जहां सबसे पहले मैक्स का घर दिखाया जाता है, जहां हम मैक्स की छोटी बहन को देखते हैं, जिसे अचानक से एक पर्सन दिखने लगता है और इसी वजह से मैक्स की बहन काफ़ी ज़्यादा गुम सी रहती है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अब मैक्स के घर पर कुछ टाइम से जॉइस और उसके दोनों बेटे विल और जोनाथन रह रहे होते हैं और घर में इतने सारे लोग होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चाओस भी बना रहता है। आगे विल, मैक्स और मैक्स की बहन हॉली तीनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक रेडियो स्टेशन, जहां हमें पता चलता है कि रॉबिन अब हॉकिंस के अंदर एक रेडियो जॉकी बन चुकी है और हमारे और स्टीव यानी स्टीव हैरिंगटन भी यहीं पर रॉबिन की मदद कर रहे होते हैं। वो अलग अलग साउंड इफ़ेक्ट्स की टेप्स वगैरह प्ले करते रहते हैं जब रॉबिन रेडियो पर बात कर रही होती है। यहीं पर रॉबिन रिवील करती है कि अब पूरा का पूरा हॉकिंस सीज़न 4 की तबाही के बाद लॉकडाउन में चला गया है। जो भी लोग हॉकिंस के अंदर बचे हुए हैं उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है और बाहर के लोगों को बिना मिलिट्री परमिशन के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। साथ ही सीज़न 4 में जो दरार हॉकिंस के अंदर पड़ी थी उसे भी मिलिट्री ने मेटल शीट से पूरी तरह से सील कर दिया है। साथ ही मिलिट्री ने एक प्रॉपर बेस भी बना लिया है और इसे फिक्स करने के लिए स्टीव को ज़रूरत पड़ती है डस्टिन की। और जब स्टीव डस्टिन को उसके वॉकी के थ्रू कांटेक्ट करता है तब हम देखते हैं कि अब डस्टिन का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। एडी की डेथ के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहने लगा है और इसी वजह से वो यहाँ पर काफ़ी रूडली स्टीव हैरिंगटन को मना कर देता है और उसकी मदद नहीं करता। साथ ही डस्टिन एडी को ट्रिब्यूट देने के लिए हेल फायर क्लब की टी शर्ट पहनकर स्कूल आता है, लेकिन ये चीज़ स्कूल के बाकी बच्चों को स्पेशली जेसन कार्वर के दोस्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसी वजह से यहाँ पर डस्टिन काफ़ी ज़्यादा बुली होता है और ये बच्चे डस्टिन को मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लूकस, माइक और विल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये डस्टिन को वहाँ से बचा लेते हैं और माइक आकर डस्टिन को संभालता है। यहीं पर यानी जेन हॉपर के सीन के बाद हम देखते हैं कि 11 कुछ लोगों से भाग रही होती है, उसके पीछे मिलिट्री लगी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये रिवील होता है कि ये एक्चुअली 11 थी ही नहीं बल्कि कोई और थी और यहाँ पर 11 ने फिर से मिलिट्री को चकमा दे दिया होता है, क्योंकि मिलिट्री लगातार 11 को हंट डाउन करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो 11 का यूज़ कर सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम 11 को देखते हैं कि एक्चुअली जॉइस के साथ काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कर रही होती है ताकि वो अपनी पावर्स को और बेटर तरीके से कंट्रोल कर सके और ताकि वो वेक्ना को हरा सके। यहीं पर हम एक और कमाल की बात देखते हैं कि पिछले सीजन्स की तरह अब जब 11 अपनी पावर्स का यूज़ कर रही होती है तब उसकी नाक से खून नहीं निकलता। इसका मतलब ये होता है कि 11 को अपनी पावर्स पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल चुका है। आगे हम मरी को देखते हैं जो एक फेक आइडेंटिटी के साथ काफ़ी सारे कार्गोस लेकर हॉकिंस के अंदर आता है और हमें पता चलता है कि वो सीक्रेटली हॉकिंस के अंदर जितने भी हीरोज़ हैं उनकी मदद कर रहा होता है बाहर से सामान लाकर। आगे हम वापस रेडियो स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां हम देखते हैं कि सिर्फ स्टीव और रॉबिन ही नहीं बल्कि ये एक कलेक्टिव प्रोजेक्ट होता है नैन्सी, जोनाथन, स्टीव और रॉबिन का, जहां ये लोग डस्टिन की मदद के बिना रेडियो सिग्नल्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें एक मैनुअल में ये पता चलता है कि उन्हें बड़े वाले रेडियो टावर पर चढ़कर इसे फिक्स करना होगा। इसके बाद स्टीव डिसाइड करता है कि वो ऊपर चढ़कर रेडियो सिग्नल्स को ठीक करेगा, लेकिन यहाँ पर जोनाथन भी नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वो ये काम करेगा, जिसके बाद दोनों के बीच नैन्सी को वो करने के लिए एक रेस शुरू हो जाती है और दोनों ही सिग्नल्स टावर के ऊपर पहुंचकर इस चीज़ को फिक्स कर देते हैं। इसी बीच मर्री यहाँ नैन्सी और रॉबिन से नीचे मिलता है। वो उन्हें काफ़ी सारे सप्लाईज देता है, वो लड़ने के लिए एम्यूनिशन भी देता है और साथ ही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देता है कि आर्मी ने काफ़ी सारे सामान स्टॉक्स रिफिल करने के लिए मंगवाया है, जिसका मतलब होता है कि आज गेट्स खुलने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम स्कूल के अंदर डस्टिन को देखते हैं
जो स्कूल की साइंस लैब के अंदर से एक सांप को चुराता है और आगे वो इसी सांप को अपने बुली के लॉकर के अंदर प्लेस कर देता है। और जब उसका बुली लॉकर को खोलता है तो वो काफ़ी डर जाता है और इसी वजह से दूसरी तरफ डस्टिन और बाकी चारों लड़के स्कूल की कैंटीन में बैठे होते हैं, जहाँ पर रॉबिन रेडियो सिग्नल्स को फिक्स करके एक रेडियो ब्रॉडकास्ट करती है, जहाँ पर कोड में वो चारों लड़कों को साथ ही साथ हॉपर और 11 को ये चीज़ इन्फॉर्म करती है कि अगले 2 घंटे में आर्मी का काफिला निकलने वाला है और आज रात गेट्स खुलने वाले हैं, जिसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं प्लानिंग करते हुए, जहां बेसिकली होने ये वाला है कि आर्मी का एक काफिला अपसाइड डाउन के अंदर जाने वाला है। यहीं पर 11 हॉपर को कहती है कि उसने आज काफ़ी ट्रेनिंग करी है और वो इजीली हॉपर के साथ नीचे जाकर वेक्ना को आज ही मार सकती है, मगर यहाँ हॉपर उसे मना कर देता है और उसे डांट भी देता है और उसे कहता है कि वो डिसाइड करेगा कब 11 नीचे जाएगी और वेक्ना से फाइट लेगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अपसाइड डाउन के अंदर भी अब मिलिट्री पहुंच चुकी है। उन्होंने अपना एक बेस सेटअप कर लिया है और साथ ही साथ मिलिट्री कॉन्स्टेंटली 11 को भी ढूंढ रही है। और इसी टाइम पर अगर 11 गलती से भी नीचे चली गई तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि मिलिट्री 11 को अरेस्ट कर लेगी और उसे पकड़ लेगी और वो लोग वेक्ना को भी नहीं मार पाएंगे। खैर, इस पूरी चीज़ को ये सारे के सारे लोग क्रॉल बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उन्हें अपसाइड डाउन के अंदर क्रॉल करके जाना है और वेक्ना का पता लगाना है, क्योंकि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि वेक्ना जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से विल को वेक्ना का कोई भी विजन नहीं आया है। साथ ही स्टीव को तो ये लगता है कि क्योंकि सीज़न 4 के एंड में नैन्सी और स्टीव ने वेक्ना को जला दिया था, इसी वजह से हो सकता है कि वेक्ना मर गया हो और वो लोग फालतू में ही ये क्रॉल कर रहे हैं। खैर, इन्हीं सब कॉन्वर्सेशंस के बीच हम विल को देखते हैं, जिसे अचानक से काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होने लगता है और उसके लिए आसमान घूमने लगता है। जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, तब विल एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या है, मगर क्लियरली ये टीज़र रह जाता है कि आगे वेक्ना वापस आने वाला है। इसके बाद हम वापस स्कूल पहुंचते हैं, जहां माइक की बहन हॉली को वापस से एक इमेजिनरी पर्सन दिखने लगता है, जो और किसी को नहीं दिखता। उस इमेजिनरी पर्सन से बात करते हुए हॉली की टीचर उसे देख लेती है और वो डिसाइड करती है कि अब उसे कंप्लेन करनी पड़ेगी हॉली के पेरेंट्स को कि हॉली के साथ मेंटली कुछ बहुत ही गलत चल रहा है। दूसरी तरफ हम वापस से पहुंचते हैं अपसाइड डाउन के अंदर, जहां अपसाइड डाउन के अंदर जो मिलिट्री बेस सेटअप है, वहां पर एक आर्मी पर्सनल इस आर्मी बेस की हेड डॉक्टर के पास जाकर बताता है कि वो लड़की यानी कि 11 अभी भी पकड़ी नहीं गई है, जिस पर डॉक्टर कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द उस लड़की को यानी 11 को ढूंढना पड़ेगा। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी अपसाइड डाउन वाले आर्मी बेस के अंदर अपसाइड डाउन क्रिएचर्स जैसे कि डेमोगोर्गन्स और इन्हें पकड़ा जाता है, सो दैट गलती से भी वेक्ना वापस से मैक्स पर अटैक ना कर दे। यही हॉस्पिटल में ही विल को पता चलता है कि रॉबिन एक्चुअली हॉस्पिटल की एक नर्स विकी के साथ रिलेशनशिप में है। ये दोनों ही डेट्स पर भी जा रहे हैं रेगुलरली और यहाँ पर इन दोनों को इनिमेट होते हुए विल देख लेता है और पता नहीं क्यों उसकी फट जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। आगे हम हॉकिंसी कब्रिस्तान को देखते हैं, जहाँ कुछ लोगों ने एडी के टॉम्बस्टोन पर लिखा हुआ होता है बर्न इन हेल। जब डस्टिन इसे साफ करने जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि ये नॉर्मल पेंट से नहीं बल्कि ब्लड से लिखा गया है और नीचे उसे वही सांप दिखता है जो उसने अपने बुली के लॉकर में डाला था। यहाँ ये बुलीज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं डस्टिन से और वो डस्टिन को पीटना शुरू कर देते हैं। डस्टिन उनसे फाइट करने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर इस 1v4 सिचुएशन में उसको काफ़ी बुरी तरीके से पीटा जाता है और उसे काफ़ी देर के लिए बेहोश कर दिया जाता है। इसी टाइम पर उसके वॉकी पर उसके दोस्त उसे बुला रहे होते हैं, मगर किसी का भी कांटेक्ट उससे नहीं हो पाता। इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि बिना डस्टिन के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सब पहुंचते हैं रेडियो स्टेशन के अंदर और हमें पता चलता है कि ये रेडियो स्टेशन एक्चुअली में बेस है।
इन सभी के ऑपरेट करने के लिए डस्टिन के ना होने की वजह से जोनाथन उसकी जगह फील करता है। जब स्टीव ड्राइविंग कर रहे होते हैं, यहीं पर एक डेमोगोर्गन इसी आर्मी के काफिले पर अटैक कर देता है और हॉपर जिस ट्रक में था उसी ट्रक के ड्राइवर को भी ये डेमोगोर्गन मार कर खा जाता है। इसी सब के बीच हम देखते हैं कि अचानक से उसी डेमोगोर्गन का हाइव माइंड विल के साथ कनेक्ट हो जाता है और जो वो डेमोगोर्गन कर रहा होता है वो सब कुछ विल को भी दिख रहा होता है। यहाँ हॉपर कैसे न कैसे बच जाता है, मगर विल के हाइव माइंड के थ्रू देखते हैं कि वही जो डेमोगोर्गन है वो अब बढ़ रहा है नैन्सी के घर की तरफ। और अगर तुम्हें याद हो तो पिछले सीजन में वेक्ना ने नैन्सी को एक नाइटमेयर दिखाया था जिसके अंदर उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी और उन्हें डेमोगोर्गन्स ने मार दिया था। ये देखते ही रेडियो स्टेशन में जितने लोग बचे होते हैं ये सारे नैन्सी के घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं जॉयस भी थप्पड़ मार कर विल को होश में लेकर आती है। आगे हम देखते हैं नैन्सी का घर जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं हॉली का रूम जहाँ अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सीजन 1 में हुआ करती थी जब भी डेमोगोर्गन विल के घर के अंदर निकलता था। और जिसका हमें डर था एपिसोड के एंड में वही होता है। हॉली की रूम की छत तोड़ते हुए एक डेमोगोर्गन बाहर निकल आता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।